केरल दक्षिण भारत में मलबार प्रांत के समुद्र तट पर फैला एक रमणीय राज्य। सन 1498 में जो ऐतिहासिक पर्यटन हुआ वो भारत के सफर को अपूर्व रूप से बदल डाला। केरल अनंत काल पूर्व ही ग्रीक, रोम, चीन और अरबों का मुख्य व्यापारी केंद्र था। यहां की वनस्पति के बदले अगर रोम से सोना आया तो अरब से घोड़े। उस प्राचीन व्यापारी संबंध की छवि हमें आज भी चीन के मछेरों के जाल और आतिशों में मिलती है। इसी केरल में कैलीकट के तट पर सन 1498 में वास्को डी गामा ने अपने 170 साथियों के साथ 4 जहाजों में पहुंचकर लंगर डाला। इस नए समुद्री मार्ग के अन्वेषण से यूरोप जनांग भारत की ओर निरंतर लहरों की तरह आने लगे। व्यापार प्रारंभ हुआ, कोटियां बनती गई। कालांतर में अंग्रेजों ने यहां अपना व्यापार जमा लिया। एक नई यूरोपियन जनांग भारत भूमि पर अस्तित्व में आई। इससे पहले ही अलग-अलग कारणों से फारसी और यहूदी यहां आ चुके थे। फारसी मुंबई में बस गए और यहूदी पुर्तगालियों से बचने के लिए केरल में बस गए। इसी तरह कई राजा, कई व्यापारी समूह और कई शरणार्थियों के आगमन से भारत की संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से एक नए रूप में ढलती गई। आखिर भारत का आकर्षण क्या है? शायद यहां की शांति, लोगों की सहनशीलता अनेकों को आकर्षित करती आई है। यहां पैदा होने के लिए 1000 जन्म लेने पड़ते हैं। इसीलिए जो भी यहां आता है बस जाता है। इसी तरह की धार्मिक श्रद्धा हमारे नदियों के किनारे पाई जाती है, जैसे हुगली के किनारे कलकत्ता, कावेरी के किनारे तंजावुर, गंगा के किनारे वाराणसी, ब्रह्मपुत्र के किनारे असम। इन धार्मिक स्थलों में जब मेले लगते हैं, जैसे प्रयाग का कुंभ मेला जो हर 12 वर्ष में एक बार संपन्न होता है, यहां देश विदेश के अनेक यात्री आते हैं। भारत में परंपरागत काशी का दर्शन रामेश्वरम के दर्शन बिना पूरा नहीं होता। शायद ये पर्यटन को जीवित रखने का एक बहाना था।
इन धार्मिक प्रयाणों के साथ अतिथि सत्कार का मनोभाव भी धार्मिक होता गया। वेद काल से लेकर आज तक अतिथि सत्कार का आचरण पूज्य भावना से होता आया है। प्राचीन काल में सैलानियों की सुविधा के लिए अनेक गुफाओं को बनवाया गया, जैसे मध्य प्रदेश की ये गुफाएं। उस काल के अन्नदान की सेवा आज भी सराय, लंगर और धर्मशाला के रूप में उपलब्ध है। अनेक मुख्य मार्ग और पुलों को भी बनवाया गया, जिसके बिना भारत का सफर शायद असंभव है। अंग्रेजों ने भी अशोक की तरह मुसाफिरों की हिफाजत की। पर्यटन केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, परंतु राजकीय और सामाजिक कारणों से भी होते आए हैं। उस तरह के पर्यटन से नए-नए शहरों की स्थापना हुई और कई शहरों का उद्धार भी हुआ, जैसे दिल्ली, जिसे 9 शहरों के नाम से जाना गया। महाभारत का हस्तिनापुर, पृथ्वीराज चौहान का रायपितोरा, अलाउद्दीन खिलजी का सिरी, गियासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक का जहांपना, फिरोज शाह तुगलक का फिरोजशाहबाद, हुमायूं का पुराना किला, शाहजहां का शाहजहांबाद, पिछली शताब्दी की दिल्ली और आज की नई दिल्ली। अकबर की बनाई फतेहपुर सीकरी के खामोश चबूतरों में केवल तानसेन की धीमी आवाज और तानपुरे की झनकार सुनाई देती है। उधर बाबर के आगरा में जमुना किनारे ठंडी हवाएं शाहजहां और मुमताज के प्यार की खुशबू फैलाती हैं। इधर दक्षिण के आंध्रा में कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती का नाम अपने शहर को दिया। जब भागमती हैदर महल बन गई, भागनगर हैदराबाद बन गया। हैदराबाद में जब प्लेग का खात्मा हुआ तो उसकी यादगार में चार मीनार को बंधवाया गया। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में प्लेग की बीमारी से जन्मी बेरोजगारी को हटाने उमेद भवन बंधवाया गया। इस राज्य में भी अनेक शहर, जैसे राठौड़ राव चौधा से जोधपुर, राजा बीकाजी से बीकानेर स्थापित हुआ। जैसे पुर्तगालियों ने सौराष्ट्र से ड्यू और दमन को और आदिल शाही ने गोवा को छीना, वैसे ही अंग्रेजों ने मुंबई को पुर्तगालियों से छीना। इधर बंगाल में काली देवी की पुण्य भूमि कालीघाट आसपास के गांवों से मिलकर कलकत्ता बन गई, तो तमिलनाडु का चन्नागिरी पुर्तगाली राजा माद्रा से मद्रास बन गया और इसी प्रांत की पौंडीचेरी फ्रांसी और भारतीय संस्कृति के मिश्रण से निखरती गई। अंग्रेजों ने इनमें से कई शहरों का उद्धार भी किया। मागडी केंपेगौड़ा से स्थापित कर्नाटक का बेंदकालुरु बेंगलुरु बन गया, जो हैदर और टीपू से अंग्रेजों के हाथ लग गया। पुरातन महिषूर, जो आज का मैसूर है, कर्नाटक की संस्कृति का आईना है। यहां के महल का वास्तुशिल्प स्थलीय और यूरोप की शैलियों का मिश्रण है। इसके अलावा अंग्रेजों ने कई प्रगतिशील कार्य किए, जैसे कावेरी नदी का केआरएस बांध और उसके पीछे खूबसूरत वृंदावन। भारत में अपनी आगमन की निशानी गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल की तरह रानी विक्टोरिया की याद में बना कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल,
यूरोपियों की जीवन शैली ही अनोखी थी। वे जहां भी जाते थे, रहने के लिए बंगले बनवा लिया करते थे। आज अनेक मुख्य शहर इन बंगलों से शोभित हैं। उन्होंने गर्मियों से बचने अपने स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड को भारत के पर्वत और घाटियों में खोजा। इस तरह अनेक गिरिधामों का अन्वेषण हुआ। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला गिरिधाम दार्जिलिंग का स्थापन हुआ। यहां की चाय की खुशबू को सारी दुनिया में फैलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, जो लगभग 60 वर्षों तक उनके लिए गर्मियों की राजधानी बना हुआ था। मध्य प्रदेश में पचमारी, कर्नाटक के मलेनाडु में स्थित केम्मनगुंडी, जो मैसूर के राजाओं का विहार स्थान रहा। यहां एक फकीर बाबा बुडन ने बहुत पहले ही शांति संदेश, जड़ी बूटियां और कॉफी को ले आए। आज यहां की कॉफी की सुनहरी फसल चिकमंगलूर से मडिकेरी तक फैली हुई है। गुजरात में सतपुरा, तमिलनाडु में उदकमंडलम, जो ऊटी के नाम से मशहूर है। यहां की सस्य संपत्ति अमूल्य है। नीलगिरी या ब्लू माउंटेन के पर्वत श्रेणी में स्थित ऊटी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गिरिधाम है। कोडाईकनाल नवविवाहितों के मधुचंद्र का स्वर्ग है। जब यूरोपियों के शासन में राजकीय उतार चढ़ाव के दौरान यहां ईसाई धर्म और संस्कृति भी फैलने लगी। अनेक गिरजाघरों को बनवाया गया। इनमें भारतीय और पाश्चात्य वास्तुशिल्प प्रतिबिंब होने लगा। धार्मिक अनुभूति के अलावा ये गिरजाघर सुंदर कलाकृतियों का आगर बन गए, जैसे तमिलनाडु में स्थित वेलंकनी चर्च, मैसूर का सेंट फिलोमिना चर्च, मंगलूर में स्थित सेंट एलोशियस चर्च, जिसकी दीवार और छतों पर आकर्षक चित्र बने हुए हैं। गोवा का सेंट जेवियर चर्च विश्वविख्यात है। जब हम इनकी संस्कृति को अपना रहे थे, वे भारत की खोज में व्यस्त थे। कई पुरातन विषयों को उन्होंने खोजा, संरक्षण किया और पुरातन शासनों को समझकर दुनिया को समझाया। महाराष्ट्र में अजंता और एल्लोरा के गुफाओं की आकस्मिक खोज ने पुरातन इतिहास पर रोशनी डाली। वहां के जैन, बौद्ध और हिंदू चित्रों से तब की धार्मिकता के बारे में पता चलता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपा खजुराहो का मंदिर, बिहार में सांची के स्तूपा, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज से भारत का एक और नया रूप उभर आया। इसके उपरांत व्यवस्थित रूप से
खोज करने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापन हुआ और सिंधु नदी के पात्र में छुपे मोहनजोदारो और हड़प्पा नागरिकता के अवशेषों को ढूंढा गया। इनके अलावा हिमालय की ऊंचाई नापी गई। अनेक सुंदर जलपातों को ढूंढा गया, जैसे कर्नाटक का विश्वविख्यात जोग फॉल्स, जिसके दर्शन से मानव का अहम एक पल में मिट जाता है। इसी राज्य का एक और सुंदर जलपात लुसिंगटन फॉल्स। मध्य प्रदेश में पचमरी का ये जलपात इन नैसर्गिक करिश्मों से बिजली तैयार की गई और पहली बार कर्नाटक के जोग, शिव समुद्र, शिमशा और गोकाक में ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ। सारा भारत रोशन हो उठा। इस रोशनी में प्रगति की नई नई राहें नजर आने लगी। सफर की गति तेज हो गई। प्रयाण विधान पाद यात्रा से पालकी, पालकी से बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से मोटर कार तक बढ़ गई और इस परिवार में विविधताओं में एकता का प्रतीक रेलगाड़ी शामिल हो गई। चाहे साफ जमीन हो या पहाड़ की चोटियां या फिर समुद्र पर, रेलगाड़ी एक नए इतिहास की सृष्टि में तेज रफ्तार से चलती गई। पहले पहले केवल सैनिकों के प्रयाण के लिए उपलब्ध रेलगाड़ी कालांतर में आम लोगों की सुविधा बन गई। समय चलते चलते प्रयाण पंछी के पंख निकल आए। सुविधा बढ़ते बढ़ते आसमान छू गई। दूर संपर्क सुविधाएं बढ़ गई। इन आविष्कारों से दूरियां नजदीकियों में बदल गई। मुसाफिरों और सैलानियों की मात्रा बढ़ गई। साथ साथ धार्मिक अतिथि सत्कार की मनोभावना व्यापार में बदल गई। इन सब प्रगतियों से भारत में पहली बार जागृति पैदा हुई। भारत के 5000 वर्ष पुराने इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद एक हो जाने का एहसास जाग उठा। इस एहसास को पहले से ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चन्नम्मा जैसे अनेकों ने महसूस किया। कालांतर में शांति निकेतन का शांति संदेश विवेकानंद की विश्व भ्रातृत्व की घोषणा के साथ साबरमती आश्रम में गूंजकर
महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी भारतीयों को एक राह में मोड़ दिया। इस देश में विश्व का अनोखा और महान पर्यटन प्रारंभ हुआ। आजादी के इस मोर्चे ने देश के कोने-कोने से सभी को निरंतर लहरों की तरह इकट्ठा किया। हमारे देश का चित्रण वंदे मातरम के बोलों में चित्रित किया, जो इस महान पर्यटन की स्फूर्ति बन गया। इस स्फूर्ति से भारत को अपनाने का संकल्प और पक्का हो गया। इस बढ़ते संकल्प के प्रवाह से विचलित अंग्रेज भारत के निरंतर शासन की आशा में एक शानदार इमारत बनवाई, वाइसरीगल लॉज, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, जिस पर भारतीयों ने आजाद भारत के तिरंगे को लहराने की सोची। इस महान पर्यटन को मंजिल मिल गई। भारत का एक नया सफर आरंभ हुआ।